हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के इस क्रम में मैं आप लोगों को यूनिट 4 पढ़ा रहा हूं और यूनिट 4 से पिछले वीडियो में मैंने जवाहरलाल नेहरू को समाप्त किया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को यूनिट 4 से ही बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताने जा रहा हूं। यूनिट 4 के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक अंतिम टॉपिक है और इसके पश्चात मैं यूनिट 5 शुरू करूंगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं बाल गंगाधर तिलक। इस वीडियो के अंतर्गत मैं बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय और उनकी गतिविधियों के बारे में बताऊंगा, राजनीतिक सक्रियताओं के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, जानते हैं बाल गंगाधर तिलक कौन थे। बाल गंगाधर तिलक को हम सभी लोग जानते हैं कि यह राष्ट्रीय आंदोलन काल के यह एक स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, फ्रीडम फाइटर होते हैं और यह आंदोलनकारी होते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में यानी कि जीवन के अंतिम काल तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते रहे, राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लिया और विभिन्न लोगों को प्रेरित करते रहे। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय आंदोलन के एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी शिक्षक थे। यह एक शिक्षक थे, एक विद्यालय में शिक्षक थे, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनकी शक्ति त्रिमूर्ति की 1/3 थी, जिसको हम बाल पाल लाल कहते हैं। बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, और लाल का मतलब लाला लाजपत राय। तो बाल गंगाधर तिलक इन त्रिमूर्ति के 1/3 थे, यानी कि इनमें इतनी शक्ति थी। शक्ति का मतलब राजनीतिक नेतृत्व करने की क्षमता थी, आंदोलन करने की क्षमता थी। यदि बाल गंगाधर तिलक और अधिक दिनों तक जीवित रहते तो शायद इनके आंदोलन का स्वरूप कुछ और होता। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है, महात्मा गांधी के पूर्व बाल गंगाधर तिलक जैसा कोई नेता नहीं था। जिस तरह से 1915 में भारत में महात्मा गांधी का पदार्पण होता है और 1920 से यह आंदोलन चलाते हैं, तो 1920 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी एक महापुरुष के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं, राष्ट्र पुरुष के रूप में स्थापित होते हैं, एक सफल आंदोलनकारी के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं। महात्मा गांधी के पूर्व अगर कोई महात्मा गांधी जैसा नेता था तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। आधुनिक भारत का निर्माता, महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा, आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक को क्रांति का जनक कहते हैं, भारतीय क्रांति का जनक कहते हैं या भारतीय क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। वहीं एक ब्रिटिश पत्रकार हैं और लेखक भी हैं, वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं, भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक को हम देखते हैं कि समय समय पर विभिन्न नेताओं के द्वारा, विभिन्न राष्ट्र पुरुषों के द्वारा विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। तिलक स्वराज को लेकर काफी चिंतित होते थे और वह भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त करना चाहते थे और इस साम्राज्यवाद जैसी बुराइयों से भारत को मुक्त करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार को वह कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी कि यह स्वराज के पुजारी थे, स्वतंत्रता के पुजारी थे और यह अपने जीवन काल में विभिन्न आंदोलनों को इन्होंने चलाया, जिनमें कि जो इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था वह कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन, जिसको बाद में महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में शामिल किया।
स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन यह सबसे पहले तिलक के द्वारा ही चलाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन हम देखते हैं कि 1905 के बाद स्वदेशी आंदोलन चलता है और स्वदेशी आंदोलन 1908 तक आते आते अपने चरम पर पहुंच जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है और बंगाल के विभाजन से पूरे भारत की जनता दुखी हो जाती है और राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। इस बंगाल के विभाजन को राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है और फिर ब्रिटिश सरकार का जवाब देने के लिए बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन सभी नेताओं के द्वारा स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन इतना चरम पर पहुंचता है कि ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक आय होती है वह आर्थिक आय कम हो जाती है, उसकी आर्थिक आय कम हो जाती है और वहीं पर स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ने लगती है। बाल गंगाधर तिलक को मराठी समाज के द्वारा इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य का मतलब होता है, लोक का मतलब होता है जनता, मान्य का मतलब होता है पूजनीय। जनता के द्वारा जो पूजनीय हो उसको हम लोकमान्य कहते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि महाराष्ट्र के जनता के द्वारा दी जाती है, प्रदान की जाती है और इस तरह से बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक भारतीय इतिहास के जानकार होते हैं, भारतीय संस्कृति के जानकार होते हैं, हिंदू धर्म, संस्कृति, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, गणित इत्यादि जैसे विषयों के भी विद्वान होते हैं। तो आइए हम थोड़ा बहुत बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि बाल गंगाधर का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था और इन्होंने जन्म के पश्चात क्या क्या किया। इसके पश्चात में आप लोगों को बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों से अवगत कराऊंगा। इस वीडियो में मैं जीवन परिचय और इनकी गतिविधियों से आपको अवगत करा रहा हूं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 13 जुलाई 1856 को, इनका जन्म कब होता है? जन्म 13 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था। पिता का नाम क्या था? गंगाधर रामचंद्र तिलक था और माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। तिलक के बचपन का नाम केशव गंगाधर तिलक था। इनके बचपन का नाम क्या था? केशव गंगाधर तिलक था। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 13 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक थे। यह एक संस्कृत के विद्वान थे और शिक्षक थे। इनकी माता पार्वती बाई गंगाधर थी और तिलक और 16 वर्ष के पश्चात तिलक का विवाह तपी बाई से हो जाता है। बाद में इनका नाम चेंज करके सत्यभामा कर दिया जाता है। इनका नाम चेंज करके सत्यभामा कर दिया जाता है। और इनकी शादी कब हुई थी? 1871 में हुई थी। इनका विवाह 1871 में होता है। तो बाल गंगाधर तिलक 1877 में पुणे के डेक्कन कॉलेज से प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं। 1877 में पुणे के डेक्कन कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं। फर्स्ट श्रेणी में ग्रेजुएशन फर्स्ट श्रेणी में ये ग्रेजुएशन करते हैं 1877 में। और फिर बाल गंगाधर तिलक का मन सार्वजनिक कार्यों की तरफ होने लगता है। बाल गंगाधर तिलक का मन सार्वजनिक कार्यों की तरफ आकर्षित होने लगता है, राजनीतिक कार्यों की तरफ आकर्षित होने लगता है। 1880 में तिलक के द्वारा
न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की जाती है। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की जाती है। जैसा कि तिलक का कहना था कि हमें पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना चाहिए, लेकिन हमें शिक्षा प्रणाली का विरोध नहीं करना चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा का भले विरोध करें, लेकिन उसके सिस्टम को विरोध नहीं करना चाहिए, हमें उसके सिस्टम को अपनाना होगा। तो हम भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी में ही देंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति का देंगे, भारतीय दर्शन का देंगे, वेदों का देंगे, वेदांत का देंगे इत्यादि। इन सबको हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करके भारतीयों को शिक्षा प्रदान करेंगे। हम लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, जिसका उद्देश्य था कि भारत में बाबुओं को पैदा करना, यानी कि लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य था कि भारतीय रूप और रंग से भले ही भारतीय हो, लेकिन बुद्धि से अंग्रेज हो जाएं। तो तिलक के द्वारा लॉर्ड मैकाले के इन विचारों का विरोध किया जा रहा था, और परिणाम स्वरूप तिलक के द्वारा विभिन्न स्कूल कॉलेज भी स्थापित किए जाते हैं। और परिणाम स्वरूप तिलक के द्वारा 1880 में विभिन्न दोस्तों के साथ मिलकर, उनके जो दोस्त होते हैं विष्णु शास्त्री चिपलूकर, उनके दोस्त होते हैं विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और गणेश गोपाल अगरकर इत्यादि के साथ मिलकर माध्यमिक शिक्षा के लिए वह 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल खोलते हैं। और 1884 में डेक्कन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। डेक्कन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1885 में तिलक के द्वारा बंबई में फर्गुसन कॉलेज खोला जाता है। फर्गुसन कॉलेज 1885 में तिलक के द्वारा बंबई में फर्गुसन कॉलेज खोला जाता है। और तिलक इस फर्गुसन कॉलेज में गणित की शिक्षा देने लगते हैं। फर्गुसन कॉलेज में तिलक के द्वारा गणित की शिक्षा देने लगते हैं, लेकिन तिलक का जो शैक्षणिक कैरियर होता है या शैक्षणिक जीवन होता है 1890 में उसको त्याग देते हैं, और 1890 से वह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगते हैं। राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगते हैं, राजनीतिक गतिविधि करने लगते हैं। 1890 से वह फिर लिखाई पढ़ाई छोड़ देते हैं, यानी कि अध्ययन अध्यापन का कार्य छोड़कर वह पूर्ण रूप से देश को आजाद करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए लग जाते हैं। क्योंकि उनका मानना था जब तक हमारा समाज नहीं सुधरेगा, जब तक जनता के अंदर राष्ट्रवाद की चेतना नहीं पैदा होगी, तब तक हम देश को आजाद नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में, विभिन्न गतिविधियों में यह हिस्सा लेने लगते हैं। कांग्रेस में शामिल होकर तिलक विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, जनता को अंग्रेजों के अत्याचारों से परिचित कराते हैं, राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करते हैं, समाज सुधार संबंधी कार्य करते हैं, और एक नई चेतना, नई आयाम, नए राष्ट्रीय लहर का ये संचार करते हैं, और लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का संचार करते हैं, राष्ट्रीय चेतना की शिक्षा देते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद को फिर से जागृत करते हैं। और इन सबको और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए 1893 में इनके द्वारा गणेश उत्सव प्रारंभ किया जाता है। तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया जाता है। इस गणेश उत्सव का उद्देश्य होता है कि सभी लोगों को एक साथ लाना, और इस गणेश उत्सव के अंतर्गत राष्ट्रगान गाया जाता है। इस गणेश उत्सव के अंतर्गत राष्ट्रगान गाया जाता है और राष्ट्रीय चेतना का संचार किया जाता है। लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना पैदा की जाती है, लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना पैदा की जाती है। और गणेश उत्सव का लक्ष्य क्या होता है कि सभी समाजों को एकजुट करना, सभी समाजों को एक साथ लाना, और सबको राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराना, अंग्रेजों के अत्याचारों से अवगत कराना, और अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए और स्वराज पाने के लिए संगठित होकर प्रयास करना। ये सारे उद्देश्य होते हैं गणेश उत्सव के। तो तिलक ये चाहते थे कि एक ऐसा मंच तैयार हो जहां सभी लोग इकट्ठा हो और मिलजुल कर बातचीत करें, वार्ता करें, विमर्श करें, तर्क वितर्क करें, और फिर स्वराज को प्राप्त करने की दिशा में वह अग्रसर हों। तो 1893 में इनके द्वारा गणेश उत्सव का प्रारंभ किया जाता है, जिसको कि हम आज भी देख सकते हैं महाराष्ट्र में कि गणेश उत्सव मनाया जाता है, गणेश उत्सव मनाया जाता है। और वहीं 1895 में तिलक के द्वारा शिवाजी जयंती प्रारंभ की जाती है। शिवाजी जयंती प्रारंभ की जाती है 1895
95 में, यानी कि शिवाजी जयंती का उत्सव मनाया जाता है। इसका भी संदेश यह होता है कि शिवाजी की तरह से हम अपने देश को आजाद करें। शिवाजी ने जिस तरह से मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से हमारा भारतीय समाज संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े। इस तरह से तिलक के द्वारा गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का संचार किया जाता है, राष्ट्रीय चेतना जागृत की जाती है, लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है और समाज में जितनी बुराइयां होती हैं सबको दूर करने का प्रयास किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 1896 से 97 के बीच, 1896 से 1897 के बीच, 1896 से 1897 के बीच बंबई से पुणे के बीच भयंकर अकाल आया हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। 1896 से 97 में दक्षिण भारत में भयंकर अकाल फैल जाता है। 1896 और 1897 के दौरान महाराष्ट्र में भयंकर अकाल फैल जाता है, अकाल पड़ जाता है और वहां प्लेग की बीमारी पड़ जाती है, प्लेग की बीमारी हो जाती है, लोग प्लेग से मरने लगते हैं, महामारी आ जाती है बंबई प्रांत में, यानी कि बंबई से लेके पुणे तक पूरी जो एरिया प्रभावित होती है वह प्लेग से प्रभावित हो जाती है। ऐसे में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सार्थक प्रयास नहीं किए जाते हैं। भारतीयों के द्वारा विरोध करने पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिस्टर रैंड को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मिस्टर रैंड को प्लेग कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है, कमिश्नर। और इसका एक साथी होता है अयस्ट, इसका एक साथी क्या होता है, अयस्ट, इसको अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। अब मिस्टर रैंड पूरे बंबई प्रांत में घूम घूम कर प्लेग बीमारियों की जांच करते हैं, राहत के लिए उपाय निकालते हैं, राहत के लिए समाधान तलाशते हैं और लोगों को राहत प्रदान करते हैं। लेकिन इनके राहत प्रदान करने के तरीके बिल्कुल ही अत्याचारपूर्ण और अनुचित थे। मिस्टर रैंड और उनके साथी जहां जहां जाते थे वहां वहां वो प्लेग के कीटाणु को नष्ट करने के लिए बस्तियां जला देते थे, यानी कि गांव के गांव ही जला देते थे, लोगों के कपड़े जला देते थे और लोगों को खुले आसमान के नीचे नंगे छोड़ दिया जाता था। यहां तक कि यह प्लेग की जांच करने के लिए घरों में घुस जाते थे और घरों में घुसकर यह महिलाओं से छेड़छाड़ करते थे और बाल गंगाधर तिलक, मिस्टर रैंड और उसके साथी अयश के इस कृत्यों से क्षुब्ध हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं और वह अपने समाचार पत्र केसरी में लिखते हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसने बिना इनाम के अत्याचारी को मार दिया हो। उन्होंने यह कहा केसरी में कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसने बिना इनाम के अत्याचारी को मार दिया हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी अत्याचारी को मारेगा वो दोषी नहीं होगा। और केसरी में और तिलक के इन बातों से प्रभावित होकर दक्षिण भारत के चापेकर बंधुओं के द्वारा 1897 में मिस्टर रैंड और उनके साथी अयश की हत्या कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है। चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके उनको फांसी दे दी जाती है। वहीं तिलक के ऊपर भी मुकदमा चलाया जाता है, यानी कि 1897-98 में तिलक के ऊपर पहली बार मुकदमा चलता है और तिलक को 18 महीने की जेल हो जाती है। यानी कि तिलक के ऊपर भी राष्ट्रद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया जाता है और 18 माह की इनको जेल हो जाती है, 18 महीने इनको जेल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि 1899 में भारत में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल बनकर आता है। लॉर्ड कर्जन बहुत ही अत्याचारी शासक होता है, क्रूर शासक होता है, वह दमनात्मक नीतियां अपनाता है, वह साम्राज्यवादी नीतियों का पोषक होता है। तो लॉर्ड कर्जन आते ही कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जैसे कलकत्ता नगर अधिनियम, आर्म्स एक्ट में और विश्वविद्यालय अधिनियम इत्यादि में इसने बदलाव किए और बदलाव करके अधिक से अधिक यूरोपियनों की भरमार कर दी। इन संस्थाओं में यूरोपियनों को भरमार कर दी और सरकार का प्रभुत्व बढ़ा दिया। वही 1905 में उसने सबसे घृणित कार्य किया था। 1905 में सबसे घृणित कार्य किया था उसने बंगाल विभाजन।
बंगाल विभाजन। 19 बंगाल उस समय बहुत बड़ा प्रांत था और ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए, राष्ट्रीय एकता को विखंडित करने के लिए, समाज को विखंडित करने के लिए कूट डालो और शासन करो की नीति अपनाती है और लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, अगस्त 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है तो इसके प्रतिरोध में आंदोलन शुरू हो जाते हैं। 1905 से भारत में पश्चिम बंगाल में, उत्तर भारत में, मध्य भारत में बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू हो जाते हैं और तिलक इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और वह स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को अपनाते हैं। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को अपनाते हैं। तिलक का कहना था कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं के जगह और विदेशी वस्तुओं के स्थान पर भारत में स्वनिर्मित, अपने हाथों से स्वनिर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तिलक के इस स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का इतना व्यापक, भारतीय जनमानस पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ता है कि लोगों ने दहेज में विदेशी वस्तुओं को लेने से इनकार कर दिया, कि लोगों ने दहेज में विदेशी वस्तुओं को लेने से इनकार कर दिया। पुजारियों ने विदेशी चीनी से प्रसाद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। महिलाओं ने विदेशी दुपट्टे और विदेशी चूड़ियां पहनने से इनकार कर दिया और इसी तरह से नाइयों ने अंग्रेजों के बाल काटने से इनकार कर दिया। वहीं धोबियों ने अंग्रेजों के कपड़े धोने से इनकार कर दिया। यानी कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ता है कि ब्रिटिश सरकार आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल पंग हो चुकी थी। अब ब्रिटिश सरकार के सामान खरीदे नहीं जाते थे। इसका प्रभाव लंबा चला। इस स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन लंबा चलता है। वहीं हम देखते हैं कि 1907 में कलकत्ता के जिलाधीश होते हैं या न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा 1907 में असफल प्रयास किया जाता है। एक प्रयास किया जाता है लेकिन यह प्रयास असफल हो जाता है। इसमें डगलस किंग्सफोर्ड बच जाता है और फिर डगलस किंग्सफोर्ड जो होता है वो अपना ट्रांसफर करा लेता है। कहां आ जाता है? मुजफ्फरपुर में आ जाता है और 1908 में वो मुजफ्फरपुर आ जाता है, बंगाल के मुजफ्फरपुर में आ जाता है 1908 में। लेकिन प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इसकी हत्या करने का उद्देश्य बना चुके थे और 1908 में फिर दोबारा किंग्सफोर्ड के ऊपर हत्या का प्रयास किया जाता है, हत्या की जाती है। डगलस किंग्सफोर्ड की बग्घी के ऊपर शाम को हमला किया जाता है। किसके द्वारा? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा हमला किया जाता है। लेकिन उस बग्घी में किंग्सफोर्ड सवार नहीं होता है, उस बग्घी में 2 महिलाएं सवार होती हैं और प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस के द्वारा उस बग्घी के ऊपर बम फेंका जाता है और दुर्भाग्यवश उस बग्घी में किंग्सफोर्ड सवार नहीं होता है। उस बग्घी में 2 महिलाएं होती हैं, यानी कि एक महिला होती है और एक उसकी बेटी होती है। दोनों बम से घायल हो जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा यह असफल प्रयास किया जाता है और खुदीराम प्रफुल्ल चाकी को पकड़ लिया जाता है और उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है, उनको फांसी दे दी जाती है। और बाल गंगाधर तिलक अपने पत्र केसरी में इस बम हमले का समर्थन किया था, अप्रत्यक्ष रूप से बम हमले का समर्थन किया था। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का समर्थन किया था और केसरी में जो लेख उन्होंने लिखे थे उन लेखों को आधार बनाकर ब्रिटिश सरकार 1908 में तिलक के ऊपर मुकदमा चलाती है, राष्ट्रद्रोह का केस आरोपित करती है और इस मुकदमा में जो 1908 में तिलक के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। इस मुकदमा में तिलक के वकील होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना तिलक के वकील होते हैं। जिन्ना भरपूर प्रयास करते हैं कि तिलक को बचा लिया जाए, लेकिन तिलक को बचाया नहीं जा सकता है। जो वहां का न्यायाधीश, जो कोर्ट का न्यायाधीश होता है वह इनको 6 वर्षों की सजा सुना देता है और फिर 1914 में तिलक रिहा होते हैं। 1914 में तिलक को रिहा किया जाता है। क्योंकि 1914 में
प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा होता है। 14 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध भी चला था। इस प्रथम विश्व युद्ध में भी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के द्वारा सहायता की जाती है। 1914 में जब यह रिहा हो जाते हैं तो 1914 में जब यह रिहा हो जाते हैं तो 1916 में फिर इनके ऊपर एक मुकदमा चलाया जाता है। तीसरी बार तिलक के ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा तीसरी बार मुकदमा चलाया जाता है। और इस मुकदमे में भी वकील कौन होते हैं तिलक के? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना के पैरवी से तिलक बच जाते हैं, तिलक को बचा लिया जाता है और वह तिलक इस मुकदमे से बरी हो जाते हैं। 1916 में फिर वह और 1916 में यह होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ते हैं और श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना करते हैं। तो 1916 से 1918 तक होम रूल लीग आंदोलन चलता रहता है। एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन चलता रहता है। तिलक इस स्वराज आंदोलन में सफलता पाने के लिए गांव-गांव यात्राएं करते हैं, गांव-गांव लोगों को जागरूक करते हैं, राष्ट्रीय चेतना का संचार करते हैं और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और मध्य प्रांत में यह स्वराज आंदोलन के लिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं। यानी कि तिलक ने सबसे पहले दौरा करते हैं, भारत का दौरा करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके यह लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करते हैं, होम रूल लीग आंदोलन के लिए तैयार करते हैं, स्वराज के लिए लोगों को तैयार करते हैं। और फिर 1916 में भी हम देखते हैं कि जिन्ना के साथ एक समझौता किया जाता है जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, लखनऊ पैक्ट। जिन्ना के साथ एक समझौता किया जाता है जिसको हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। यह समझौता जिन्ना और तिलक के बीच होता है। इस समझौते में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गई थी। इस समझौते में यह कहा गया था कि स्वराज पाने के लिए, आजादी पाने के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ रहेंगे और दोनों साथ साथ आंदोलन करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जिन्ना के साथ मिलकर 1916 में एक समझौता किया जाता है जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर 1918 में एक केस होता है। 1918 में सिरोल केस में इनको इंग्लैंड जाना पड़ा। सिरोल केस में तिलक इंग्लैंड चले जाते हैं और 1919 में जब इंग्लैंड से वापस आते हैं तो एक कांड हो जाता है जिसको हम जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो जाता है। इस बाग कांड से तिलक बहुत दुखी होते हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फिर 1920 में कांग्रेस के विशेष सत्र में उनको अध्यक्ष चुना जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है और 1920 में ही असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें बाल गंगाधर तिलक भी महात्मा गांधी का समर्थन करते हैं, लेकिन इस आंदोलन को देख नहीं पाते हैं या इस आंदोलन में शिरकत नहीं कर पाते हैं और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से 1920 में एक राष्ट्रवादी पुरुष जिनको हम उग्रवादी राष्ट्रवादी भी कहते हैं, इनका निधन हो जाता है और निधन से बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। तो हम देखते हैं कि 1856 में यह पैदा होते हैं, 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी पुस्तकें उनकी फेमस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बाल गंगाधर तिलक के कुछ पुस्तकों को देखते हैं। इनकी पहली, बाल गंगाधर तिलक ने अपने जीवन काल में विभिन्न पुस्तकों को लिखा, जिनमें की कुछ पुस्तकों को मैंने कलेक्ट किया है। पहला है द ओरियन। यह किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की। 1893 में यह प्रकाशित होती है। दूसरी है द आर्कटिक होम इन वेदाज, 1903 में यह प्रकाशित होती है। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने यह बताया है कि जो मनुष्य है वह हिमयुग से आए हैं, यानी कि वह आर्कटिक से ही आए हैं। जो मनुष्यों का उदय हुआ है, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है या मनुष्यों का जो प्रसार हुआ है वह आर्कटिक से ही प्रसार हुआ है।
तीसरा है गीता रहस्य 1915 में। यह गीता रहस्य ऐसी पुस्तक है जिसको कि वह मांडले जेल में लिखते हैं। मांडले, जब उनको सजा हो जाती है 6 वर्षों की, उनको मांडले जेल भेज दिया जाता है। यह मांडले कहां पड़ता है? बर्मा में। तो तिलक मांडले जेल में रहते हुए इस गीता रहस्य को लिखते हैं। 1908 से ही शुरू करते हैं, अंततः 1915 में प्रकाशित होती है। और नेक्स्ट पुस्तक है द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इथिक्स एंड रिलीजन, जो 1887 में इनकी प्रकाशित हो जाती है। बहुत पहले ही प्रकाशित हो जाती है। इसमें हिंदू संस्कृति के बारे में लिखते हैं, हिंदू कल्चर के बारे में लिखते हैं, हिंदू दर्शन के बारे में लिखते हैं, और हिंदू धर्म के विभिन्न संस्कारों के बारे में लिखते हैं। पांचवा है वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिषी। इसमें उन्होंने ग्रह और नक्षत्रों का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने ग्रह और नक्षत्रों का वर्णन किया है, जैसा कि यह ज्योतिष के भी विद्वान होते हैं, गणित के भी विद्वान होते हैं। इसलिए तिलक के द्वारा ज्योतिष पर जो लिखी गई पुस्तक है वह वैदिक क्रोनोलॉजी है एंड वेदांग ज्योतिष है। जो इनकी पुस्तक ओरियन है, ओरियन जो 1893 में प्रकाशित होती है, इसके संबंध में डॉक्टर ब्लूमफील्ड जो स्वयं एक लेखक थे, उनका एक कहना था कि द ओरियन जो है यह वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस तरह से तिलक के द्वारा विभिन्न पुस्तकें लिखी जाती हैं और विभिन्न पुस्तकों में इनके विभिन्न विचारों को हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद के बारे में बताऊंगा, राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रवाद के बारे में अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।